की सीरीज में चैप्टर 2 क्लास 10th अम्ल, क्षारक और लवण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स के सारे एमसीक्यूज हैं। इन क्वेश्चंस को करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहला है, क्या होता है जब एक प्रणाली में एक अम्ल का विलयन और एक क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है। देखिए, अम्ल और क्षारक को मिलाने से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में हमें एक लवण प्राप्त होता है और यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या फिर तापमान बढ़ता है। तो इसके हिसाब से छांट लीजिए। पहला ऑप्शन है विलयन का ताप बढ़ जाता है, एकदम सही बात है। दूसरा, ताप घटता है, ऐसा हो नहीं सकता। विलयन के ताप समान रहता है, ये भी नहीं होता। और एक लवण का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 4। तो 1 और 4 एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, लाल को नीला अगर कर देता है, लाल से अगर नीला, रेड से ब्लू अगर कर देता है, तो वो एक क्षारक है, एक क्षारक है। और इसमें आपको बोला है कि क्या चीज़ डालने पर ये जो परिवर्तन है वो व्युत्क्रमित हो जाएगा। व्युत्क्रमित का मतलब उल्टा हो जाए, मतलब लाल से नीला हो रहा है, हमें करना है नीले से लाल। और अगर नीले से लाल करना है तो उस विलयन को होना पड़ेगा अम्लीय। और अगर किसी क्षारक के विलयन को अम्लीय बनाना है तो उसके अंदर बहुत सारा अम्ल डालना पड़ेगा ताकि वो उसको उदासीन करके अपना प्रभाव दिखा सके। तो इन चारों ऑप्शंस में मुझे केवल एक ही अम्ल नज़र आता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्षारक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस के सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली से पास कराया जाता है। देखिए, HCl गैस है हमारे पास, लेकिन मौसम में नमी बहुत ज़्यादा है, उसको हम एक रक्षित नली से गुजारते हैं जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करता है? देखिए, HCl गैस को, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है, तो उसको नमी को हटाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब नमी के अवशोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली। तो इसमें ऑप्शन है, मुक्त गैस को अवशोषित करने के लिए नहीं, गैस की नमी प्रदान करें, नमी तो हमें हटानी है। ऑप्शन सी, गैस से नमी को अवशोषित करने के लिए एकदम सही ऑप्शन है। गैस से नमी को अवशोषित करने के लिए हम एक गार्ड ट्यूब, हिंदी में रक्षित नली, उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। और कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है कि जो आसपास की नमी है वो इसका अवशोषण कर लेती है, उसको सोख लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण का जल नहीं रखता है? देखिए, क्रिस्टलीकरण का जल है, हर जो भी हमारे पास लवण होते हैं उनके पास अगर उनके यौगिक उसके सूत्र में अगर पानी के मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण का जल। नीला थोथा, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब उसके साथ 5 पानी के अणु हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, इसमें कोई जल नहीं होता। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और इसके अंदर 10 पानी के अणु होते हैं। और जिप्सम, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, इनमें तो पानी है, जैसे इसमें 10, इसमें 5, इसमें 2। लेकिन जो बेकिंग सोडा है उसका सूत्र NaHCO3 होता है, उसके पास कोई पानी नहीं होता, इसलिए उसके पास क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह, देखिए, सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और आपको बताया गया है कि क्षारकीय लवण है। लवण जो है वो उदासीन भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारकीय भी होते हैं। अगर क्षारकीय है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर क्षारक का प्रभाव ज़्यादा है। और अगर क्षारक का प्रभाव ज़्यादा है तो ये जिससे भी बना है उसमें जो क्षारक है उसकी प्रकृति है कि वो क्षारक जो है वो प्रबल है और जो अम्ल है वो दुर्बल है। अम्ल जो है वो दुर्बल है, तो हमें ऑप्शन छाट लेना है, प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल। तो भाई पहला ऑप्शन है प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, गलत हो जाएगा। दुर्बल दुर्बल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे उदासीन बनता है, इससे भी उदासीन बनेगा। प्रबल अम्ल अगर होगा तो उसमें अम्लीय लवण बनता है, क्योंकि उसमें अम्ल का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि अम्ल स्ट्रोंग है। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में क्षारक स्ट्रोंग है और हमारा लवण क्षारकीय है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांत के इनेमल में। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है और जो कैल्शियम फॉस्फेट उसके अंदर होता है उसकी प्रकृति होती है क्षारकीय, क्योंकि वो जो है वो अम्ल के संपर्क में आकर
अगर इसमें हम अम्ल डालें तो क्या होता है, दांत के अंदर कैविटी जिसको बोलते हैं, कैविटी हो जाती है, दंत क्षय हो जाता है। तो कैल्शियम फोस्फेट जिससे इनेमल बना होता है वो क्षारकीय प्रकृति का है। नेक्स्ट है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा स्थिर छोड़ दिया गया स्वच्छ पानी का एक सॉल्यूशन बना के, मतलब सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, मिट्टी डाल के उसको शांत छोड़ के उसमें अगर पीएच पेपर डुबोया जाता है तो पीला नारंगी रंग होता है, पीला नारंगी रंग। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच उसको हरा और नीला कर देगा। देखिए, अगर पीला नारंगी रंग है इसका अर्थ है कि उसके अंदर थोड़ी सी अम्ल की मात्रा है, थोड़ी सी अम्ल की मात्रा है। और हरा नीला रंग का अर्थ होता है कि उसको बनाना है क्षारक, क्योंकि हरा नीला रंग पीएच का होता है क्षारक के साथ। तो उसको अगर क्षारक बनाना है तो उसमें क्षारक डालना पड़ेगा। क्षारक इन चारों ऑप्शंस में से नींबू का रस क्षारक नहीं है, सिरका भी अम्ल है, साधारण लवण उदासीन होता है, और एक प्रति अम्ल जो है वो क्षारक होता है। तो उस मिट्टी में अगर हम प्रति अम्ल डालेंगे तो उसकी प्रकृति क्षारकीय हो जाएगी, क्षारकीय होते उसका रंग हो जाएगा हरा नीला। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है, मतलब कौन सा स्ट्रोंग अम्ल है, प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल है, उसके हिसाब से एक सीक्वेंस से लगाना है। देखिए, जल जो है वो उदासीन होता है तो सबसे पहले जल आएगा सबसे कम में। उसके बाद एसिटिक अम्ल के बारे में बताया गया है, तो एसिटिक अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अम्लीय होता है, तो दूसरे नंबर पर आएगा एसिटिक अम्ल। और तीसरे नंबर पर जो सबसे तगड़ा वाला अम्ल है वो है HCl। तो यही सीक्वेंस रहेगी, जल, एसिटिक अम्ल और HCl। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप बाकी 3 ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, वो एकदम गलत है। नोवा, एक विद्यार्थी ने हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिरा ली। लैब में काम कर रहे थे लेकिन कुछ अम्ल की बूंदें गिर गई उसके हाथ पर, तो क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा उसके ऊपर सांद्र क्षारक डाल देते हैं, अम्ल और क्षारक मिलकर न्यूट्रल कर देंगे और वो बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम उसके ऊपर कोई भी प्रबल क्षारक डालेंगे तो प्रबल अम्ल, कोई भी तगड़ा अम्ल या तगड़ा क्षारक जो होता है वो जलाने का ही काम करेगा। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिंपल उसको बहुत सारे पानी से धोएंगे। पानी से धोने से क्या है, अम्ल का प्रभाव लगभग उदासीन होकर ख़त्म हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत प्रभाव बचा भी है तो उसके ऊपर कोई हल्का वाला जो क्षारक का लवण है वो डाल देंगे। जो हमारे पास हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है वो एक क्या बोलते हैं, क्षारकीय लवण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा दें। यहाँ पर ऑप्शन सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट अगर हम लगाएंगे तो वो और ज़्यादा उसको जला देगा। प्रबल क्षारक से अगर उसको ट्रीट करेंगे तो वो भी जला देगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रबल क्षारक है। और लवणीय जल से धोने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो भी उदासीन, हम पानी से धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लवणीय जल से अगर धोएंगे तो उसमें कोई ना कोई और अभिक्रिया होकर उसको और ख़राब कर सकती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जब इनको मिलाया जाता है तो गैस निकलती है CO2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3 और एसिटिक एसिड जिसका सूत्र होता है CH3COOH, इनको मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस के जो भी प्रॉपर्टी हो आप लिख दीजिए। से CO2 गैस हमेशा चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जलती हुई तीली को बुझा देती है। ये दोनों की दोनों चीज़ें होती हैं उसके साथ। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है जिसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों कवर हैं, तो ऑप्शन ए सही है। अरुचिकर गंध इसलिए नहीं क्योंकि उसमें स्मेल नहीं होती। और जो ऑप्शन 3 है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विजन में घुल जाती तो बाहर बबल्स क्यों निकलते, बबूले क्यों निकलते, बबल्स निकलते हैं। तो ये ऑप्शन तीनों लास्ट वाले दोनों गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है जिसमें पहला और दूसरा सही है। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। घर में नमक यूज होता है NaCl, और इस NaCl से जो धावन सोडा है जिसका सूत्र है Na2CO3 और साथ में विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों बनाने के लिए उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखिए, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और इसके अंदर कोई भी खाने का अम्ल मिला दीजिए, कोई भी खाने का अम्ल, मतलब वो अम्ल जो हम खा सके, खाने योग्य अम्ल, जैसे कि टार्टरिक, एसिटिक, ये सारे के सारे
खाने योग्य अम्ल हैं। अगर इनको हम मिला देंगे तो जो बनेगा हमारे पास पाउडर सफ़ेद रंग का, उसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। और हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बेकिंग पाउडर में एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और दूसरा क्या है, तो दूसरा भाई एसिटिक एसिड भी हो सकता है, टार्टरिक एसिड भी हो सकता है। इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर आप बी करेंगे तो भी ठीक है, ए करेंगे, सी करेंगे तो भी ठीक है। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? हमने अभी बताया था दंत क्षय होता है अम्ल के कारण, दंत क्षय होता है अम्ल के कारण। और दांत के ऊपर जो कोटिंग है इनेमल की, वो होती है क्षारक की, कैल्शियम फॉस्फेट अभी बताया था। तो अम्ल के कारण होती है, तो हमें टूथपेस्ट करना चाहिए जिससे हमारा मुंह थोड़ा सा क्षारकीय ही रहे। उसके लिए हमें हमेशा क्षारकीय टूथपेस्ट ही जरूरी है। और ऑप्शन नंबर सी, क्षारकीय टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं। हम जितने भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, लगभग सारे के सारे क्षारकीय ही हैं। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, अगर पीएच मान कम होगा तो अम्ल जो है वो स्ट्रोंग होगा, तगड़ा होगा। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो जो क्षारक हैं वो तगड़ा होगा। यहाँ पर अम्ल तगड़ा, यहाँ पर क्षारक तगड़ा। लेकिन पीएच कम है तो क्षारक कमज़ोर है, और ज़्यादा है तो अम्ल कमज़ोर है। तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन छांट लीजिए। यहाँ पर जिस देख रहे हैं पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, ये गलत बात है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये बात एकदम सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, ये गलत है। और लास्ट वाला ऑप्शन, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना दुर्बल होगा, क्योंकि अगर पीएच कम है तो क्षारक दुर्बल है, पीएच ज़्यादा है तो अम्ल दुर्बल है। तो दुर्बलता के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही हैं। 2 और 4 के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मेरे को दिखाई दे रहा है, जो है कि एकदम सही आंसर है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। देखिए, पाचन के दौरान जो जठर रस उत्पन्न होता है हमारे पेट में, जिसके अंदर HCl भी होता है, उसका पीएच जो है वो लगभग 2.3 के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 0 के बराबर, तो यहाँ पर 7 से कम वाला ऑप्शन सही रहेगा, 7 से कम। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं? जब अम्ल की कुछ मात्रा जल में मिलाते हैं तो उसका तनुकरण हो जाता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक तनुता हो गया। दूसरा इसके अंदर जो है, जब ऐसा किया जाता है तो अम्ल जो है वो आयनों में टूट जाता है। कोई भी अम्ल अगर हम पानी में मिलाते हैं तो उसके आयन्स बन जाते हैं, आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर जैसे H3O माइनस आयन बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन अलग हो जाएगा। तो आयनीकरण भी होता है, तनुता भी होती है, उदासीनीकरण नहीं होता है, लवण का निर्माण भी नहीं होता है, क्योंकि लवण का निर्माण तो क्षारक के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए किसको हम अम्ल क्षारक के सूचक के रूप में प्रयुक्त करेंगे? देखिए, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, वो रंग में परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल होते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का अर्थ होता है जिनमें अगर अम्ल और क्षारक डालें तो उनकी गंध में परिवर्तन होता है। ऐसे कुछ सूचक हैं हमारे पास, लौंग का तेल, प्याज का रस, वनीला सत्व, ये सारे के सारे गंधीय सूचक हैं। तो इनमें बाकी ऑप्शंस को छोड़ के वनीला एसेंस या वनीला का सत्व जो है वो गंधीय सूचक के रूप में इस्तेमाल होगा, क्योंकि लिटमस में कलर परिवर्तन होता है, कलर बच्चे को दिखेगा नहीं। हल्दी में कलर परिवर्तन होता है, वो बच्चे को दिखेगा नहीं। पिटूनिया की पंखड़ियों में भी कलर परिवर्तन होता है, वो भी नहीं दिखेगा। केवल इसमें गंध आती है, इसकी गंध में परिवर्तन होता है। इसलिए जो दृष्टि दोष युक्त बच्चे होते हैं उनके लिए वनीला एसेंस, लौंग का तेल या प्याज का रस, ये सारे गंधीय सूचक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? जिसके सूत्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वो नहीं छोड़ेगा। मार्बल का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें अगर CO3 है तो इसमें निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पत्थर का फॉर्मूला भी होता है CaCO3, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें भी निकलेगी।
बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, इसमें भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन जो चूना होता है, चूने का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि इसके अंदर कार्बन ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकल सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? 4 ऑप्शन है, अम्लीय प्रकृति बतानी है। नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही। मानव का रक्त जो है वो लगभग न्यूट्रल होता है, 7.4 7.6 के आसपास pH होता है, ये लगभग न्यूट्रल हम मान सकते हैं। चूने का पानी क्षारकीय होता है, इसकी हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। प्रति अम्ल भी क्षारक होते हैं, इसका pH भी 7 से ज़्यादा होता है। तो केवल नींबू का रस है जो अम्लीय प्रकृति का है, खट्टा भी होता है। 20वां सवाल, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें विद्युत अपघटय के द्वारा विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। आपने इस चित्र को एक बार ऑब्जर्व करना है और देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन डाला गया है उसमें तनु NaOH है, मतलब पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। कीले डाल दी, बैटरी को जोड़ दिया, परिपथ पूरा है। तो क्या ये बल्ब चमकेगा या नहीं चमकेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर तनु NaOH है, तो Na और OH आयन अलग होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आयंस का फ्लो होगा। एक रोड से दूसरे रोड की तरफ जो है वो आयंस जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हम कहते हैं अक्सर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें आयन जाते हैं। तो Na+ और OH नेगेटिव दोनों आयन होते हैं, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले का ट्रांसफ़र जरूर होगा, जिससे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो बल्ब चमकेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, बल्ब चमकेगा, क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। आयन उपलब्ध कराएगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब चमकेगा। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, गोल्ड, सोना जो है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर उसको घोलना है तो हम अगर एक सॉल्यूशन बनाए जिसमें HCl और HNO3 दोनों को मिलाया जाए, जिसमें 3 हिस्से HCl और 1 हिस्सा HNO3 का हो, तो उस सॉल्यूशन का नाम होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, यहाँ पर एक्वारेजिया ऑप्शन में है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तीनों इसके अंदर घुल जाते हैं, इसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया से सवाल जरूर होता है। HCl के 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट, इसको कहा जाता है एक्वारेजिया, जो सोने, चांदी और प्लेटिनम को घोल लेता है अपने अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल वो अम्ल होते हैं जो जिनके अंदर, जो हम पढ़ते हैं, जो स्ट्रोंग अम्ल होते हैं, जो ताकतवर वाले, प्रबल तगड़े वाले अम्ल होते हैं, उनको हम खनिज अम्ल कहते हैं। ये अक्सर जो धरती के खनिज होते हैं उनसे निर्मित होते हैं। खनिज का अर्थ है धातु, अधातु, इन सब से मिलके बने होते हैं, तो उनको हम खनिज अम्ल कहते हैं, जो धरती के खनिजों से मिलते हैं। दूसरे हमारे पास कार्बनिक अम्ल या फिर हम कहें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिनमें जो हमें पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो हमसे पूछा है खनिज अम्ल नहीं है, तो देखिए HCl ये एक खनिज अम्ल है। सिट्रिक अम्ल जो है ये हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ये एक खनिज अम्ल नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, ये भी हमें धरती से मिलता है, तो ये भी खनिज अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, ये भी एक खनिज अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर A भी खनिज है, C भी है, D भी है, लेकिन जो ऑप्शन B है सिट्रिक अम्ल, ये हमें अक्सर नींबू, संतरा, इनके पौधों से प्राप्त होता है। जो पौधों से और जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो खनिज अम्ल नहीं होते। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा खनिज अम्ल नहीं है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? देखिए, क्षारक कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। NaOH एक क्षारक है, KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ये भी क्षारक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारक है, लेकिन जो लास्ट में दिया है C2H5OH ये एक एल्कोहल है, जो हम हमारा चौथा चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। ये एक एल्कोहल है, ये क्षारक नहीं है। बाकी तीनों हमारे क्षारक हैं, जिसमें NaOH एक प्रबल क्षारक है, KOH भी प्रबल क्षारक है, और NH4OH जो है कि दुर्बल क्षारक है, कमजोर क्षारक है, लेकिन क्षारक जरूर है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो एल्कोहल है। ये जो एल्कोहल है इसका नाम इथेनॉल है, और ये जो है क्षारक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीचे कुछ ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा सच नहीं है ये आपने बताना है। पहला पढ़ लीजिए, प्रत्येक धातु कार्बोनेट में से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
प्रत्येक धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है। कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, लेकिन प्रत्येक ऑक्साइड नहीं करता ये काम, क्योंकि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कुछ तो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षारकीय होंगे वो तो ये वाली स्टेटमेंट सही करते हैं, लवण और जो है हमारे पास जल बनाते हैं, अम्ल तो बिल्कुल बनाते ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर जल लिखा होता और यहाँ पर अगर कुछ धातु लिखा होता तो हम मान लेते कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अम्ल लिखा है तो ये अम्ल तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम गलत है, क्योंकि धातु ऑक्साइड लवण से अभिक्रिया करके अम्ल नहीं बनाता। लवण और जल बनाते हैं, वो भी कुछ ही बनाते हैं, सारे नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉलम ए तथा कॉलम बी को सुमेलित करना है, मिलाना है, तो हमें पता होना चाहिए कौन चीज़ कहाँ पे उपयोग की जाती है, किससे क्या बनता है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग का काम करता है। ब्लीचिंग को हिंदी में विरंजन कहा जाता है। इस पाउडर को भी विरंजक चूर्ण कहा जाता है, तो ये जो है वो विरंजन का काम करता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक प्रति अम्ल के रूप में उपयोग करता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता आती है, अम्लता होती है, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। धावन सोडा से कांच का विरचन, कांच जो है उसकी साफ़ सफाई वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है इसको। और सोडियम क्लोराइड से जब उसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया से गुजारते हैं तो उससे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनती है। तो ये ऑप्शंस हमारे इस तरह से बनेंगे। ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 4 इसमें है, तो हमें यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 26वां क्वेश्चन है, समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों को आपस में मिलाया जाता है बराबर मात्रा में, तो पीएच पेपर पर कौन सा रंग प्राप्त होगा। हमने HCl और NaOH को मिलाया, दोनों की सांद्रता भी समान है, और अगर ये 2 मिलीलीटर है तो ये भी 2 मिलीलीटर है, दोनों की मात्रा भी सेम है। तो हमें जो प्राप्त होगा, जो भी सॉल्यूशन प्राप्त होगा, अक्सर इसमें हमेशा लवण और जल मिलता है, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसका पीएच बताना है। तो दोनों प्रबल अम्ल है, जिससे जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा, और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। 7 के लिए ये रंग यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप इस रंग को ध्यान से देखें तो ये पीले और हरे रंग का थोड़ा सा मिश्रण लग रहा है, तो इसमें पीला हरा इसका सही आंसर आएगा। जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन होते हैं। देखिए, HCl गैस को जब पानी से गुजारेंगे, HCl गैस को जब पानी से गुजारेंगे तो ये आयनित होगी, मतलब इसके आयन्स निकलेंगे। H+ अलग होगा, Cl नेगेटिव आयन अलग होगा, ये पानी के साथ मिलकर बना देगा H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं और क्लोरीन नेगेटिव बोलते हैं। तो ऑप्शन 60 लीजिए। यह आयनित नहीं होगी, ये तो गलत है। यह विलयन में आयनित होता है, ये एकदम सही है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बनाते हैं, ये गलत है। यह जल के अणु से संयोग करके विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2 और 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और हमेशा नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये होता है अम्लों का गुण, खट्टे और नीले से लाल। खट्टे और नीले से लाल मुझे ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होते हैं। ये हमने 2-3 बार बता दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब पानी में मिलाते हैं तो H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और Cl नेगेटिव आयन बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है जिसमें NaCl जो है एक्वस फॉर्म में, पानी जो है, पानी तो हमेशा लिक्विड रहता है या फिर हम लिक्विड में इस्तेमाल करते हैं इस अभिक्रिया में, और जो बनता है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि जलीय विलयन बनता है, तो वो एक्वस फॉर्म में बनता है।
क्लोरीन हमारे पास गैस के रूप में बनती है और हाइड्रोजन हमारे पास गैस के रूप में बनती है। तो ये अभिक्रिया सही रहेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सभी में अभिकारक और जो उत्पाद हैं वो तो सेम है, केवल उनकी भौतिक अवस्था को दिखाया गया है, उसके हिसाब से हमें पहचानना है। देखिए यहाँ पर लिक्विड दिया है, यहाँ पर लिक्विड और गैस गैस दिया है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे वाले में हमें पानी को भी एक्वस दिखा रखा है, पानी तो लिक्विड होता है, वो भी गलत है। तीसरे वाले में अगर हम देखें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को एक्वस दिखा रखा है, तो ये भी गलत है। और चौथे वाले में ये एक्वस, ये लिक्विड, एक्वस, गैस, गैस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। कभी कभी हमें लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें इनकी भौतिक अवस्था को भी, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।